हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट जो है आपका थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 1 है यानी शैक्षिक मूल्यांकन। आज उसका चैप्टर 5 हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं सभी सब्जेक्ट की, उनकी क्लासेस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सारी क्लासेस अरेंज व्यू में मिलेंगी आपको। और आपने अगर क्लास नहीं किया है तो वहाँ से आप क्लासेस करिए, नोट्स बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम आईडी पे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि आपको जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है या जो मेन पीडीएफ है या क्लास की जो पीडीएफ होती है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन जो है कितने प्रकार से किया जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मूल्यांकन है वो निम्न दो प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा है आपका गुणात्मक मूल्यांकन। चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि परिमाणात्मक मूल्यांकन क्या क्या होता है, क्या कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, गुणात्मक मूल्यांकन क्या कैसे है। हर चीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला है आपका परिमाणात्मक मूल्यांकन। तो देखिए ये क्या है। तो क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन यानी इसमें जो है क्या है, परिमाणात्मक मूल्यांकन को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन और हम अब ये समझेंगे कि आपका परिमाणात्मक मूल्यांकन होता क्या है। तो देखिएगा, आपका जो परिमाणात्मक मूल्यांकन है इसमें सिर्फ क्वांटिटी देखी जाती है। ठीक, तो परिमाणात्मक में क्या होता है कि यह सब अधिक विश्वसनीय, उपयोगी एवं वैध होती है। आपका परिमाणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय होता है, इसका उपयोग ज्यादा होता है और ये वैलिड भी होता है। यह निम्न तीन प्रकार के होते हैं। यानी आप अगर परिमाणात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो मौखिक परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं, लिखित परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं और प्रयोगात्मक या प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा आप परिमाणात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। अब मौखिक परीक्षा क्या है उसको देखेंगे। मौखिक यानी ओरल टेस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके जो मनोवैज्ञानिक थे ग्लेडाइडस, उन्होंने मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किया था। यानी जो मौखिक परीक्षा है इसका प्रारंभ ग्लेडाइडस जी ने किया था तथा इसे सुकरात ने महत्वपूर्ण स्थान दिया। आपके जो सुकरात जी हैं उन्होंने इसको और ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। इसमें क्या होता है कि बच्चे से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता एवं उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। यह एक व्यक्तित्व विधि है। देखिए मौखिक परीक्षा में क्या होता है कि बच्चों से चीजें ओरली पूछी जाती है, यानी बस बच्चे को मुख से बोल के हर एक क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। तो मौखिक रूप से एक ये भी होता है कि बच्चे के अंदर बोलने के कौशल का विकास होता है ना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। वह जब धीरे धीरे ओरल प्रैक्टिस जब होता है, वह जब मौखिक परीक्षा देता है तो उससे क्या होता है कि उसके कॉन्फिडेंस को भी जो है मतलब कॉन्फिडेंस भी उसका बढ़ता है। तो आपकी ओरल टेस्ट में क्या होता है कि बच्चे के ज्ञान के बारे में पता लगाया जाता है, उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता, उसके अंदर कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को, हर एक चीजों को परखा जाता है। ठीक, यह एक व्यक्तित्व विधि यानी इसमें क्या होता है कि बच्चे की पर्सनालिटी के चीजों को जांचा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं किसी पोस्ट के लिए, मान लीजिए केवीएस का भी एग्जाम हो गया, रिटन टेस्ट यानी लिखित परीक्षा होने के बाद मौखिक परीक्षा होता है। इंटरव्यू जो होता है आपका, इंटरव्यू मौखिक ही परीक्षा है। उसमें क्या होता है, चीजें देखी जाती हैं कि कितना क्विक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है ना। और वो होल पर्सनालिटी को देखा जाता है, वो कैसे चीजों को कम टाइम में
फटाक से कैसे आंसर दे रहे हैं, चीजों को कैसे थिंक है, यानी एक आपको कुछ भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको कैसे तुरंत रिस्पॉन्स करना है, चीजें वहां पे ये सब ऑब्जर्व की जाती है। और जो आपका मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है क्या है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मौखिक परीक्षा के उद्देश्य के बारे में अब हम देखेंगे। तो पहला है आपका बच्चे को होगा यहाँ पे, बच्चों को इस योग्य बनाना कि उसने जो देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो या अनुभव किया हो उनका वर्णन शुद्ध भाषा में दूसरों के सामने कर सके। अब देखिएगा, आप सभी को पता है कि जब आप ग्रेजुएशन में होंगे, बच्चा अगर बायो लिया है, मैथ्स लिया है या फिर आपके शायद मुझे कंफर्म नहीं है, फिर भी आपके जो थियरी वाले सब्जेक्ट या प्रैक्टिकल वाले जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनका वाइवा होता है। तो वाइवा भी एक तरीके से आपका ओरल टेस्ट ही होता है। इसमें आपके मौखिक परीक्षा में ये देखा जाता है कि बच्चा जो है, जो चीजें पढ़ा हुआ है, जो सुना है, जो उसने क्लास में अनुभव किया है, उन सब चीजों को अपनी भाषा में शुद्ध तरीके से जो है वो आंसर को दे सके, ठीक, दूसरों को सामने वह शुद्ध भाषा में रख सके। यानी बच्चे को इस योग्य बनाना, है ना, लिखित हम पढ़ रहे हैं कि आपकी मौखिक परीक्षा का क्या उद्देश्य है। तो मौखिक परीक्षा का उद्देश्य ये है कि बच्चे को इस योग्य बनाना कि बच्चा कक्षा में जो चीज पढ़ाया गया है या बच्चे ने क्लास में जो चीज देखा है, जो सुना है, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, उनको, उन सब चीजों को अपनी भाषा में शुद्ध रूप से दूसरों के सामने वो प्रस्तुत कर सके। ठीक। अब ये कहिए, एग्जामिनर जब आता है आपका वाइवा लेने तो बच्चा क्या होता है कि जो उसने पढ़ा है उसी को वह अपने भाषा में एग्जामिनर के सामने वह रखता है। इसलिए आपका ओरल टेस्ट किया जाता है कि इन फ्यूचर बच्चे के अंदर जो हिचकिचाहट है, हेजिटेशन है, शर्म है, इन सब चीजों को दूर किया जा सके। अगला है आपका बच्चों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति एवं उचित हाव भाव के साथ बोलना सिखाना। अब देखिए, दूसरा है आपका कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण करना, ठीक है, कितना तेज बोलना चाहिए, किस स्पीड से बोलना चाहिए, चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, हाव भाव है, कैसे क्या बोलना चाहिए, ये सब भी सिखाना आपका मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है। ठीक, मान लीजिए अगर बच्चे से बोल दिया जाए कि अभी ये एक चित्र है, आप इसको देख के आप मुझे कोई कहानी बताइए। इस ये जो आपका एक चार्ट पेपर है उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, आप इनको मुझे बताइए ये क्या है, कैसे है। तो बच्चा कैसे बता रहा है, ये नहीं खूब तेज चिल्ला चिल्ला के या एक ही लाइन में पूरे स्पीड से बोल दिए या कोई हाव भाव ही नहीं है। तो इन सब चीजों को बच्चों को सिखाना भी एक मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है। अगला है आपका बच्चों को इस योग्य बनाना कि पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से उचित ढंग से दे सके। यानी बच्चे को इस योग्य बनाना कि अगर कक्षा में या कहीं पे भी बच्चे से कोई अगर कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है तो बच्चा अपने आप बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए, कहीं पे किसी भी जगह वह उस प्रश्न का आंसर दे सके। ठीक है। अगला है बच्चों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने योग्य बनाना। यानी बच्चे को बिल्कुल निसंकोच बनाना, यानी वह अपने विचार को खुल के जो है बता सके। ठीक। अगला है आपका बच्चों को मधुरता पूर्वक शिष्टाचार करते हुए बोलना सिखाना। बच्चों को जो है कैसे बोलना चाहिए, बड़ों के सामने चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। इन सब चीजों का जो है उनको शिष्टाचार इनको सिखाने के लिए भी आपका मौखिक उद्देश्य, मौखिक परीक्षण का ये सब उद्देश्य है। आगे बात समझ में, ये चीजें समझ गई कि मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। अब हम देखेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो पहला है आपका मौखिक भाषा द्वारा ही मनुष्य अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकता है। अब देखिए, मौखिक भाषा यानी हम अगर
बोल रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो ये किसके द्वारा पढ़ा रही हूँ? मौखिक भाषा के द्वारा ही पढ़ा रही हूँ। तो मौखिक भाषा के द्वारा क्या होता है, एक मनुष्य अपने मन के जो उसके भाव है वह दूसरे मनुष्य के सामने क्या करता है, व्यक्त कर सकता है। ठीक। अगला है आपका, मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज एवं सरलतम माध्यम, यानी जो मौखिक भाषा है यही जो है सबसे सहज यानी सिंपल और सरल माध्यम है आपस में बातचीत करने का। ठीक। अगला है आपका, मौखिक भाषा का प्रयोग बच्चे को सुनने एवं बोलने में कुशल बनाता है। यानी जो मौखिक भाषा है ना, ये बच्चे को सुनने में भी और बोलने में भी दोनों रूप में क्या करता है, उनको और निपुण करता है। मौखिक भाषा के द्वारा ही बच्चे, जैसे मान लीजिए मौखिक भाषा क्या है, अगर आप टीचर हैं, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या है, सुन भी तो रहा है अच्छे से। जब मौखिक भाषा के द्वारा आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, यानी लिखित नहीं, मौखिक मौखिक रूप से आप जब चीजें बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या हो रहा है, एक्टिव होके सुन रहा है। बाद में उसको पता है कि सर मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिए तो मुझे बोल के आंसर देना है। तो इससे क्या होता है कि मौखिक भाषा के द्वारा ही बच्चे की जो सुनने का कौशल है, बोलने का जो कौशल है, वो और बेहतर होता है। ठीक है। अगला है आपका, सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मौखिक अभिव्यक्ति ही प्रमुख साधन है। जैसे कि कहा जा रहा है कि सामाजिक जीवन में, यानी हम आप आसपास के लोग से, रिश्तेदारों से, ठीक, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, सब कैसे मौखिक अभिव्यक्ति के ही द्वारा तो सब आपस में अपने बातचीत को एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि आपका जो मौखिक भाषा है उसके द्वारा ही सब सामाजिक जीवन में अपना जो भी चीजें हैं उसको रखते हैं, है ना। चलिए फिर से समझिएगा, सामाजिक जीवन में जो भी आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये सब आपके मौखिक अभिव्यक्ति के ही साधन है। इन्हीं के द्वारा आप अपनी हर एक चीजों को दूसरों के साथ शेयर कर पा रहे हैं, आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, चीजों का सामंजस्य स्थापित कर पा रहे हैं। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि मौखिक भाषा के दोष क्या है। देखिएगा, पहला तो ये है कि प्रारंभिक स्तर पर लाभदायक नहीं है। यानी जो प्राइमरी लेवल है वहां पे तो ये बिल्कुल यूजफुल नहीं है। वहां पे आपका मौखिक भाषा प्रारंभिक स्तर पर लाभदायक नहीं है। ठीक। अगला है आपका, विषय वस्तु को आत्मसात नहीं कर पाता। अब मान लीजिए सिर्फ आप ओरल ओरल आप पढ़ा रहे हैं, मौखिक ही पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चा उस समय तो पढ़ा, फिर बाद में हो सकता है वो भूल जाए, है ना। इसलिए रिटन भी जरूरी होता है। तो और इसमें समय अधिक लगता है, आपके मौखिक भाषा में समय अधिक लगता है। ठीक, इसमें केवल बच्चों का लाभ होता है। मौखिक भाषा में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का लाभ होता है। अब देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के जो कौशल की शिक्षण विधियां हैं वो कौन कौन सी है, वो हम अच्छे से देखेंगे। तो मौखिक भाषा के बिना स्कूल या परिवार में सीखना सिखाना दोनों ही असंभव कार्य है। सही बात है। बिना मौखिक भाषा के आप स्कूल या परिवार में, ठीक, अब मान लीजिए आपकी फैमिली है और वहां पे कोई एक दूसरे से बोल ही नहीं रहा है, तो क्या है, बिल्कुल शांति है, किसी को किसी से काम है, तो क्या वह पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इसलिए कहा जाता है कि जो मौखिक भाषा है वह स्कूल हो या परिवार हो, समाज हो, कहीं भी हो, उसके बिना चीजें पॉसिबल ही नहीं होती हैं। ठीक। तो मौखिक भाषा के बिना स्कूल या परिवार में सीखना सिखाना दोनों ही असंभव कार्य है। यानी मौखिक भाषा के बिना, चाहे स्कूल हो चाहे परिवार हो, इसके बिना किसी चीज को आप किसी भी बच्चे को कुछ न सिखा सकते हैं, ना आप कहीं से कुछ सीख सकते हैं। आगे बात समझ में। अध्यापक को बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए निम्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर टीचर को बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है तो उनको इन सब विधियों का जो है प्रयोग करना चाहिए। ये सब जो चीजें हैं आप जो है हिंदी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी यहाँ पे समझ लीजिएगा। पहला है चित्र वर्णन विधि। यानी कहीं एक चार्ट पेपर है या कोई बुक है, वहां पे चित्र बना हुआ है। अब आप बच्चों से बोलेंगे कि इन इस चित्र का आप
वर्णन करिए, यानी इस चित्र को आप अपने शब्दों में बताइए कि ये क्या है, कैसे है। तो इससे भी बच्चे का जो है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। ठीक, कहानी कथन विधि में क्या होगा, पहले बच्चे को आप एक कहानी सुना दीजिए। ठीक, अब फिर बाद में आप बोलिए कि जो मैंने कहानी आपको सुनाई है, अब आप इसको आप अपने अब आप ये हमको बताइए कि मैंने आपको कहानी क्या सुनाई है। तो बच्चे का इससे भी क्या होगा, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। सस्वर वाचन, यानी तीसरा है आपका सस्वर वाचन। इसमें क्या होगा कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे बोलिए कि वो भी बोल के, यानी सस्वर होता है कि स्वर के, स्वर व्यंजन स्वर वाला, स्वर व्यंजन नहीं है ये, मतलब व्यंजन और जो स्वर है वर्ण वाला ये नहीं है। सस्वर यानी जैसे मौन मन में बोलना, सस्वर यानी जैसे मैं बोल रही हूँ ये सस्वर वाचन है। तो वही कहा जा रहा है कि जो चीजें बच्चे जो भी पढ़े वो सस्वर वाचन करें। ठीक है, यानी बोल के पढ़े, उससे भी जो कुछ भी त्रुटियां होंगी वो टीचर उनको करेक्ट करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। ठीक, अगला है आपका कविता पाठ। जो बुक में जो भी कविता है उनको भी पढ़ाना, उससे भी होगा। समवेत वाचन या फिर सामूहिक वाचन, कोई एक टॉपिक दे दिया गया, उसमें ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, तो उसमें जब बच्चे डिस्कस करेंगे तो उससे भी आपका मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। ठीक, अगला है आपका अभिनय एवं अनुकरण। ठीक, मान लीजिए आप कोई जो है छोटा सा रोल प्ले करा दीजिए, वहां पे सबका अलग अलग रोल रहेगा। तो यानी सबका अलग अलग अभिनय रहेगा, तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। अंताक्षरी या वार्तालाप विधि, ठीक, प्रश्नोत्तर विधि या फिर भाषण, इन सब चीजों से क्या होता है कि बच्चों का विकास होता है, वो भी किसका, मौखिक अभिव्यक्ति का। यानी इन सब चीजों से, ये सब जो विधि है ना, इनसे क्या होता है कि बच्चे बोल, मतलब जितने भी बोलने वाली कार्य हैं, जहाँ पे सिर्फ बोला जाता है, जहाँ से बच्चों का शर्म निकलता है, जहाँ से बच्चे जो है खुल के बोलना शुरू करेंगे, जहाँ से उनकी गलतियां सुधरेंगी, उन सब चीजें से क्या होता है कि उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। आगे बात समझ में। अब देखिए मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन यानी कि कहाँ कहाँ से बच्चा सीख सकता है, तो वही चीज है वार्तालाप, यानी बातचीत करेगा, कहानी कथन करेगा, भाषण देगा या कविता पढ़ेगा, संवाद चर्चा परिचर्चा करेगा, विचार विमर्श करेगा, किसी की आत्मकथा पढ़ेगा, संस्मरण आदि सम्मिलित होता है। यानी जो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है वो सभी चीजें जहाँ पे बच्चा बोल के चीजों को पढ़ेगा या कहेगा, वो आप सबका सॉरी वो आपका मौखिक अभिव्यक्ति का साधन होगा। आगे बात समझ में। अब आगे समझिएगा लिखित परीक्षा क्या होता है। देखिएगा लिखित परीक्षा क्या है वो समझिएगा। लिखित परीक्षा है आपका रिटन टेस्ट इसको बोलते हैं। तो गद्य या पद्य में लिखने के कौशल की आवश्यकता होती है, चाहे आपको गद्य हो चाहे वो पद्य हो, दोनों में लिखने की आवश्यकता होती है। और लिखित बात अधिक स्थायी होती है, कहने का मतलब ये है कि जो लिखित बात होती है ना, जो रिटन फॉर्म में होता है वो अधिक परमानेंट होता है, मतलब अधिक नहीं, हमेशा परमानेंट होता है। जैसे कि अगर मतलब लिखित बातें ना होती, सिर्फ मौखिक होती, तो जो हमारे इतिहास में जो बुक्स वगैरह लिखी गई है, रामायण जो लिखा गया है, अगर लिखित होता ही नहीं, आज हमें प्रेजेंट टाइम में कैसे पता चलता। अगर मौखिक होता तो उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैंने मुंह से बोल दिया बस बात खत्म। तो इसलिए कहा जाता है कि जो लिखित चीजें होती है ना वो स्थायी होती है। जैसे ऑफिस में कोई भी बात होती है तो सब बोलते हैं आप लिखित स्पष्टीकरण आप हमें दे दीजिए, मुख से बोलने से कुछ नहीं, आप बस लिखित स्पष्टीकरण दे दीजिए बस। क्यों कहते हैं, क्योंकि पता है कि लिखित बात की वैल्यू रहती है। अगर आपने लिख दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं। आपने सिर्फ मौखिक में बोला है, मुख से बोला है, तो मे बी आप कल को मुकर जाए, लेकिन अगर आपने लिखित स्पष्टीकरण दे दिया तो वो परमानेंट हो गया, वो स्थायी हो गया, वो चीजों से आप मुकर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे पत्र, निबंध, कहानी, संवाद, नाटक, उपन्यास, कविता आदि विधाओं में लिखने की कला ही पाठक को आकर्षित करती है। ठीक, यानी जैसे कहानी हो गया, निबंध हो गया, पत्र हो गया, ये सब चीजें क्या है,
कि जो पढ़ने वाला है इन सब चीजों से ही वो आकर्षित होता है। ठीक। मनुष्य जब अपने मन के भाव और विचारों को लिख कर प्रकट करता है तो वह लिखित कहलाता है ना। जब बोल के करेगा तो वो मौखिक, और जब लिख के प्रकट करेगा तो वो लिखित कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है वो देखेंगे। तो बच्चों को वर्णों को लिखना सिखाना, यानी लिखित में क्या होगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बच्चे को वर्ण यानी छोटा बड़ा क ख लिखना आ रहा है कि नहीं। उसको हम सबसे पहले वर्णों को लिखना सिखाएंगे। ठीक। सुंदर व सुडौल लिखना सिखाना व अभ्यास करना। उसको हम सुंदर और अच्छा शुद्ध साफ लिखना सिखाएंगे ताकि अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सके। ठीक। अगला है आपका वाक्य रचना के नियमों को बताना। ठीक। वाक्य कैसे बनेगा उसके लिए जो जो नियम है वह बच्चों को बताना। अगला है आपका विषय के अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना, यानी जो जैसा विषय होगा उसके अनुसार कैसा आपको भाषा यूज करनी है, कौन सी भाषा शैली यूज करनी है, उन सब चीजों को भी बच्चों को सिखाना। ठीक। साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। तो लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा क्या है, बच्चों की जो रुचि है साहित्य के प्रति उसको जागृत करना। अब ये देखते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या है, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहला है आपका लिखित अभिव्यक्ति बच्चे के हाथ और मस्तिष्क में संतुलन बनाकर रखती है। यानी जो लिखित अभिव्यक्ति है उसके द्वारा क्या होता है, बच्चे का फोकस यानी बच्चे का बैलेंस बना के रखता है, हाथ का ही और मस्तिष्क का भी। आप सभी को पता होगा, आपने क्लास भी किया है, कॉलेज भी गए हैं, तो वहां पे जब टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो जब वो बोलते हैं तो आपका माइंड भी वर्क करता है, हाथ भी। आप दोनों काम एक साथ करते हैं। टीचर पढ़ा रहे हैं, आप लिखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं, मतलब ब्रेन का भी यूज कर रहे हैं आप, है ना। ब्रेन का भी यूज कर रहे हैं, हाथ का भी यूज कर रहे हैं। तो आपका जो लिखित अभिव्यक्ति है वो बच्चे का हाथ और मस्तिष्क दोनों के बीच में क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। ठीक। अगला है आपका देश विदेश में हो रहे ज्ञान विज्ञान आदि से परिचित कराने का मुख्य साधन लिखित भाषा है। यानी आपके देश में विदेश में क्या कैसे हो रहा है उससे परिचित कराने के लिए आपका मुख्य जो साधन है वो लिखित भाषा है। यानी आपका जो जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया उसमें जो चीजें होती है वो हमारे पास क्या होती है, स्थायी रूप से पड़ी होती है, तो हमें पता चल जाता है। हालांकि आजकल जो हमारा साइंस टेक्नोलॉजी वो भी बहुत डेवलप हो चुका है, तो हमें जो भी न्यूज़ मिलती है वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे पड़ी भी रहती हैं। प्लस बहुत लोग उसको सेव करके रखते हैं। तो वो तो चीज़ ऐसी होगी, लेकिन फिर भी अगर देखा जाता है, अगर वो एक बार डाटा पूरा हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया तो भी वो सिस्टम करप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जो लिखित चीजें आपके पास हैं वो आपके पास ही रहेंगी जब तक आप उसको नष्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो देश विदेश में हो रहे होते हैं ज्ञान विज्ञान, इन सब चीजों से परिचित कराने का जो मुख्य साधन है वो आपका लिखित भाषा है। अगला है आपका लेखन के द्वारा ही बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए, इसलिए आप देखते होंगे पहले रिटन एग्जाम होता है ना। पहले बच्चे का क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है, फिर हम उसकी योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। अगर वो योग्य होता है उसके बाद ही बच्चे का इंटरव्यू यानी मौखिक परीक्षा होता है ना। तो लेखन के द्वारा जैसे आपका अभी मैंने आपको बताया केवीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, उसमें पहले आपका रिटन टेस्ट होता है। अगर आप उसमें योग्य हैं तब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लेखन के द्वारा ही बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक। अगला है आपका लिखित भाषा ही साहित्य भंडार में वृद्धि करती है। यदि लिपि ना होती, लेखन ना हो तो नई नई रचनाएं कहाँ से आती। सही बात है। कहने का मतलब है कि लिखित भाषा से ही क्या है, साहित्य भंडार में वृद्धि करती। यानी अगर लिखित भाषा ना होती या कोई लिपि ना होता या लिखित चीजें होती ही नहीं, आज जो हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, है ना, जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी हो गई, आपके बहुत सारे कवियों की जो कृतियां हैं, है ना, बहुत पुरानी जो बुक्स हैं, वो सब कैसे आज हम पढ़ रहे होते हैं। अगला है आपका
व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार भी लेखन अभिव्यक्ति है। यानी व्यावसायिक यानी जो बिजनेस है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है, उनके जो कार्य है, उनका भी आधार आपका लेखन अभिव्यक्ति है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे लिखित अभिव्यक्ति की उपयोगिता क्या है। तो बच्चों में मौलिकता का विकास होता है लिखित अभिव्यक्ति से। बच्चों में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास होता है। ठीक, अगला है, इससे क्या होता है, लिखित अभिव्यक्ति से बच्चों का ज्ञान, दृढ़ शक्ति एवं स्थायी होता है। आगे बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अच्छे लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उपाय। यानी अच्छे लेखन के लिए कैसे जो है बच्चों को उनमें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला है आपका, अच्छे कार्य करने पर बच्चों की सराहना प्रशंसा करना चाहिए। अगर बच्चे अच्छा लिख रहे हैं या वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको प्रशंसा करनी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चों को अच्छा लगेगा, वो मोटिवेट होंगे, उनका और रुचि बढ़ेगा। अगला है आपका सुंदर लेख, श्रुति लेख, अनुलेख, निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। स्कूल में क्या हो कि जो सुंदर लेख, श्रुति लेख, अनुलेख, निबंध लेखन का प्रतियोगिता कराना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे जब पार्टिसिपेट करेंगे तो जब अच्छे मार्क्स आएंगे या जो जब कोई पीछे रह जाएगा तो भी वो जो पीछे रह जाएगा वो कोशिश करेगा कि मैं अगली बार और मेहनत करूंगा, है ना। जो सुंदर लिखा रहेगा, जो अच्छा नंबर आएगा, उसको लगेगा कि मैं हर बार ऐसे मेहनत करूं। तो इस वजह से क्या होता है, इन सब चीजों से भी बच्चे जो है लेखन के प्रति वह रुचि उनका आ सकता है। स्कूल पत्रिका का आयोजन किया जाना चाहिए। स्कूल पत्रिका का आयोजन भी स्कूल में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो है पढ़ने वाले हैं गुणात्मक मूल्यांकन। तो चलिए इतना समझ में आ गया। तो ये जो आपका गुणात्मक मूल्यांकन है, इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और क्लास कैसी लग रही है लाइक बताइएगा, जरूर कमेंट करिएगा। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।